नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, यूनिट फोर्थ, शिवाजी का प्रशासन, उनका चरित्र और किस तरह से वे मराठा राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सारे छोटे क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी का शासन प्रबंध। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। शिवाजी के शासन प्रबंध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। सबसे पहले बात करें केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन और सैनिक प्रबंध। केंद्रीय शासन। राजा शिवाजी अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। शासन की समस्त शक्तियां उनके हाथों में केंद्रित थी। मंत्रियों, सेनापतियों, न्यायाधीशों, उच्च पदाधिकारियों आदि को नियुक्त करने अथवा उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त था। यद्यपि शिवाजी को असीमित अधिकार प्राप्त थे, परंतु वे निरंकुश शासक नहीं थे। अष्टप्रधान। राजा के बाद 8 सलाहकार या 8 मंत्रियों की एक उनकी काउंसिल थी, परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में भी अष्टप्रधान के नाम से इस तरह से मंत्रिमंडल था। शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 मंत्री शामिल थे। पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश। इनमें से इन 2 मंत्रियों या अधिकारियों को लड़ने के लिए युद्ध मैदान में नहीं जाना होता था, नहीं भेजा जाता था, पंडितराव और न्यायाधीश को। सबसे पहले बात करें पेशवा की, तो 1750 में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, अप्रैल 1680 में। 1750 में छत्रपति रामराय के साथ संगोला की संधि होने के बाद से ही सारे अधिकार पेशवा के पास आ गए थे। तो उससे पहले पेशवा राज्य का प्रधानमंत्री कहा जाता था। वह राज्य के सभी अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। राजा की अनुपस्थिति में वह प्रशासन का संचालन करता था। अमात्य समस्त राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था और राज्य के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करता था। सचिव, यह राजा के पत्र व्यवहार का अध्यक्ष होता था। मंत्री राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की कार्यवाहियों और महत्वपूर्ण घटनाओं का पूरा विवरण रखता था। सुमंत, यह राजा का विदेश मंत्री था। सेनापति, यह सैन्य विभाग या सेना विभाग का प्रधान होता था। पंडितराव, यह राज्य के धर्म विभाग या दान विभाग का अध्यक्ष होता था। न्यायाधीश, यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। प्रांतीय शासन की बात करें तो प्रांतीय शासन को सुविधा के लिए शिवाजी ने अपने राज्य को 3 प्रांतों में बांट रखा था, विभक्त कर रखा था। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिणी पूर्वी प्रांत। प्रांत का मुख्य अधिकारी प्रांतपति या फिर सरकारकुन कहलाता था। सरकारकुन, ये सरकार वर्ड तो आपने सुना ही है। सरकारकुन कहलाता था प्रांत का मुख्य अधिकारी। प्रांतपति भी कहलाता था या फिर सरकारकुन कहलाता था। तो सरकारकुन जो था वो शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था का एक शब्द है। प्रांतपति की नियुक्ति शिवाजी द्वारा ही की जाती थी। प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, प्रांत की रक्षा करना और लगान और अन्य कर वसूल करके केंद्रीय सरकार को भेजना आदि प्रांतपति के प्रमुख कार्य थे। शिवाजी के द्वारा लगभग सभी करों को समाप्त करके और जो भू राजस्व था या लगान था वो
40% कर दिया गया था। स्थानीय शासन की बात करें तो प्रशासन की सुविधा के लिए शिवाजी ने प्रत्येक प्रांत को अनेक परगनों में विभक्त कर रखा था। परगने जैसे हमारे यहाँ पर जिले हैं। परगने का प्रमुख अधिकारी एक सैनिक अधिकारी होता था। परगना कई गांवों में विभक्त होता था। ग्राम प्रशासन की देखभाल ग्राम पंचायतें करती थी। सैनिक प्रबंध, तो सैनिक प्रबंध में शिवाजी ने एक विशाल तथा अनुशासित सेना का गठन किया था। उनकी सेना में 45,000 पागा घुड़सवार, 60,000 सिलेदार घुड़सवार और 1 लाख पैदल सैनिक थे। इसके अलावा उनकी सेना में हाथी और ऊंट भी थे। उनके पास एक शक्तिशाली तोपखाना और एक जहाजी बेड़ा भी था। तो विशाल और अनुशासित सेना का गठन। दूसरा, घुड़सवार सेना। शिवाजी की घुड़सवार सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार थे, पागा घुड़सवार और सिलेदार। ये 2 प्रकार के घुड़सवार थे शिवाजी की सेना में। पागा घुड़सवार वे सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से वेतन, घोड़े और अस्त्र शस्त्र मिलते थे। सिलेदार घुड़सवार वे सैनिक थे जो अपने घोड़े और अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे। तो एक तरह से अगर इनको शिवाजी की सेना में शामिल जिसको होना होता था, उसके पास खुद के घोड़े और खुद के हथियार वगैरह होते थे, तो वो सिलेदार कहलाते थे। एक तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे अगर मान लो किसी को रखते हो, तो जैसे टाइपिंग मशीन वो खुद अपनी होगी उसकी, अगर वो काम करता है तो। एक छोटा सा एग्जांपल, उसी तरह से ये सिलेदार जो थे ये घुड़सवार सैनिक ही होते थे, लेकिन घोड़े भी इन्हीं के होते थे, हथियार भी इन्हीं के होते थे लड़ने के लिए। सब कुछ सैलरी या तनख्वाह जो है वो शिवाजी की ओर से दी जाती थी। पैदल सेना, पैदल सैनिकों को पायक कहा जाता था, पायक। और नौसैनिकों के ऊपर एक अधिकारी होता था जिसे नायक कहा जाता था। तोपखाना, शिवाजी की सेना में एक तोपखाना भी था। उनकी सेना में लगभग 200 तोपें थी। सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन। प्रत्येक सैनिक का व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसे भर्ती किया जाता था। समस्त सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सैनिक अनुशासन, शिवाजी सैनिकों पर कठोर अनुशासन रखते थे। सैनिकों को अपने साथ स्त्रियों, दासियों, नर्तकियों को ले जाने की आज्ञा नहीं थी। लेकिन बाद में ये व्यवस्था बदल गई और 1761 ईस्वी का जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसमें मराठों की हार का एक प्रमुख कारण ये रहा कि उनके साथ बच्चे और स्त्रियों की संख्या अधिक थी। इस कारण से उनकी जो गतिशीलता थी, जो मूवमेंट थी, वो थोड़ी धीमी हो गई। शिवाजी के समय पे स्त्रियों और दासियों वगैरह को साथ, नर्तकियों को साथ लिखने की, ले जाने की आज्ञा नहीं होती थी जब किसी अभियान में जाते थे। लेकिन बाद में शिवाजी के बाद के शासकों ने और फिर पेशवा के आते आते महिलाओं को, स्त्रियों को साथ में रखने की चलन बढ़ता गया, परिवार को साथ रखने का चलन बढ़ता गया। इससे सैन्य कुशलता में कमी आई। गुप्तचर व्यवस्था, प्रत्येक सैनिक टुकड़ी के साथ गुप्तचरों के जत्थे होते थे। ये गुप्तचर शत्रु की सेना की दशा और गतिविधियों का सही समाचार शिवाजी को देते थे। दुर्गों की व्यवस्था, शिवाजी के राज्य में लगभग 240 दुर्ग थे। प्रत्येक दुर्ग में 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सरे नौबत। एक तो हवलदार होता था, दूसरा सरे नौबत होता था, तीसरा सबनीस होता था। सबनीस, 3 अधिकारी प्रत्येक दुर्ग में होते थे। हवलदार, सरे नौबत और सबनीस, ये तीनों अधिकारी अलग अलग जातियों के होते थे तथा एक दूसरे पर निगरानी रखते थे। राजस्व व्यवस्था, तो ये तो हो गया सैनिक प्रबंध। उसके बाद आता है राजस्व व्यवस्था। शिवाजी अपने राज्य की सारी भूमि की पैमाइश करवाई। शिवाजी ने प्रारंभ में उपज का 33% भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था शुरुआत में, परंतु बाद में जब अन्य स्थानीय करों को समाप्त कर दिया गया तो भूमि कर को बढ़ाकर उपज का 40% भाग कर दिया गया। किसान सीधे राजकोष में अपना भूमि कर जमा करा सकते थे, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। रैयत माने किसान। जब डायरेक्ट किसान खुद ही जमा कराए तब वो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाती है।
शिवाजी ने किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान की। किसानों को राज्य की ओर से पशु, बीज आदि खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था। अकाल अथवा प्राकृतिक प्रकोप के अवसर पर राज्य की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता अथवा तकाबी ऋण दिया जाता था। कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है पशुपालन के लिए, वो तकाबी ऋण कहलाता है। उसके बाद राज्य की आय के साधन, तो भूमि कर के अलावा चौथ और सरदेशमुखी। चौथ, अपने शत्रु को परेशान नहीं करने, उस पर आक्रमण नहीं करने की एवज में शिवाजी द्वारा जो उससे 1/4 भाग उसके भूमि का लिए उपज का लिया जाता था, उसकी आय का, उसे चौथ कहा जाता था। दूसरा था सरदेशमुखी। तो शिवाजी देशमुखों में सबसे वंशानुगत रूप से उनके प्रमुख थे, देशमुखों के, तो इसलिए उन्हें अधिकार था ये 1/10 भाग राज्य की आय का लिया जाने का। इसे सरदेशमुखी कर कहा जाता था। तो ये दोनों कर विजित प्रदेशों अथवा पड़ोसी राज्यों से वसूल किए जाते थे। चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग होता था। सरदेशमुखी राज्य की आय का 10वां भाग होता था। इसके अलावा चुंगी कर, व्यवसाय कर, जुर्माना, भेंट, उपहार आदि भी राज्य की आय के अन्य साधन थे। उसके बाद बात करें छठा पॉइंट, न्याय व्यवस्था। शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन परंपरागत न्याय पद्धति पर आधारित थी। हिंदू स्मृतियों के आधार पर न्याय किया जाता था। गांव में ग्राम पंचायतें ही विवादों का निपटारा करती थी। शिवाजी सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में न्याय का कार्य करते थे और न्यायाधीश न्याय विभाग का अध्यक्ष था। दंड व्यवस्था कठोर थी। तो ये हो गया हमारा शिवाजी का प्रशासन। अब बात करें हम, शिवाजी मराठा राष्ट्र के वास्तविक संस्थापक थे। विवेचना कीजिए। शिवाजी वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द मराठा नेशन। इल्यूसिडेट। शिवाजी ने किस प्रकार मराठा राज्य की स्थापना की, समझाइए। हाउ डिड शिवाजी क्रिएट अ मराठा किंगडम, एक्सप्लेन। तो शिवाजी मराठा राष्ट्र के निर्माता थे, संस्थापक थे। शिवाजी मराठा राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में मराठों को एकता के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने मराठों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वातंत्र्य, प्रेम आदि का संचार किया। उन्होंने एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न मराठा राष्ट्र की स्थापना की और अपने राज्य का शासन प्रबंध व्यवस्थित रूप से किया। तो निम्नलिखित कार्यों और नीतियों के कारण शिवाजी मराठा राष्ट्र के निर्माता कहलाते थे। पहला पॉइंट है उसमें, मराठों को एकता के सूत्र में बांधना। शिवाजी ने अपने कुशल नेतृत्व से मराठों को अपने झंडे के नीचे संगठित किया, उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने मराठों में नवीन राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना का संचार किया। उन्होंने मराठों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, देशभक्ति, स्वातंत्र्य प्रेम और नवीन उत्साह का संचार किया। उन्होंने मराठों को एक योद्धा और गौरवशाली जाति के रूप में परिवर्तित किया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने बीजापुर, गोलकुंडा और मुगल सम्राट औरंगजेब का डटकर मुकाबला किया और अनेक बाधाओं के होते हुए भी शिवाजी एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न मराठा राष्ट्र की स्थापना करने में सफल हुए। उसके बाद शक्तिशाली मराठा सेना का गठन। शक्तिशाली सेना का गठन। शिवाजी ने एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना का गठन किया। उनकी सेना में 45,000 पागा घुड़सवार थे। अभी मैंने पहले बता दिया पागा घुड़सवार कौन से होते हैं, जिसमें घोड़े और हथियार राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। 45,000 थे ये। 60,000 सिलेदार घुड़सवार थे, जिसमें हथियार और घोड़े वगैरह स्वयं व्यक्ति लाता था, सैनिक लाता था। तो सिलेदार थे 60,000। 1 लाख इनके पैदल सैनिक थे। इसके अलावा उनकी सेना में एक तोपखाना और एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भी था। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अनेक दुर्गों की स्थापना की। उनके राज्य में लगभग 240 दुर्ग थे
उन्होंने अपने सैनिकों में देशभक्ति, अदम्य साहस, त्याग और बलिदान की भावनाएं कूट कूट कर भर दी। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई जो मराठों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति, युद्ध कौशल और सेना की शूरवीरता के बल पर अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। गौरवपूर्ण विजय। शिवाजी एक महान विजेता थे। उन्होंने अपने सैनिक अभियानों और विजयों द्वारा अपने राज्य का खूब विस्तार किया। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा, पुर्तगालियों, सिद्दियों और मुगलों को परास्त किया और एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न मराठा राष्ट्र की स्थापना की। उन्होंने बीजापुर राज्य पर निरंतर धावे बोले और तोरण, रायगढ़, चाकन, सिंगड़, जिसका नाम मूल रूप से कोंडाना था, सिंगड़ का। और आपने देखी हो अगर वो मूवी तानाजी, जो मूवी थी अजय देवगन की, उसमें वो जो दुर्ग था वो कोंडाना ही था, उसी की कहानी पर लिखा गया है। तो शिवाजी का जो एक वफादार था सूबेदार, जिसका नाम तानाजी था, उसकी वीरता के कारण वो शहीद हो गया। ये दुर्ग जीतने में वो सफल रहे और उसकी याद में ही कोंडाना दुर्ग का नाम उन्होंने सिंगड़ रख दिया। पुरंदर आदि के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने बीजापुर के महान सेनापति अफजल खां का वध करके उसके सैनिक शिविर को लूट लिया। शिवाजी ने मुगलों से भी दीर्घ काल तक संघर्ष किया और उन्हें अनेक स्थानों पर पराजित किया। उन्होंने मुगलों के महान सेनापति शाइस्ता खां के पर अचानक धावा बोलकर उसके एक पुत्र, एक सेनानायक और अनेक मुगल सैनिकों को मार डाला। उन्होंने सूरत नगर को 2 बार लूटा, एक तो 1664 में, दूसरा 1670 में। पहली बार 1 लाख रुपए का माल उन्हें मिला, दूसरी बार में 1 करोड़ का माल पहली बार में मिला, दूसरी बार में 60 लाख का माल उन्हें वहां से मिला, सूरत से। उन्होंने मुगलों को परास्त करके सिंहगढ़, पुरंदर, माहुली, कल्याण, भिवंडी, सालहेर, पन्हाला आदि के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा और 1670 में तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी प्रदान की, उसकी वीरता से प्रभावित होकर के। स्वतंत्र राज्य की स्थापना। शिवाजी ने अपनी सैन्य शक्ति और युद्ध कौशल के बल पर एक विशाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना, मराठा राज्य की स्थापना की। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा, पुर्तगालियों, सिद्दियों और मुगलों आदि का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते हुए स्वतंत्र मराठा राज्य का निर्माण किया। शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य उस समय स्थापित किया जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था। उन्होंने अपने सैनिकों में स्वातंत्र्य प्रेम की उत्कृष्ट भावना पैदा कर दी और मराठा राज्य की रक्षा के लिए मराठे सैनिक अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए तैयार रहते थे। उत्तम शासन प्रणाली। शिवाजी एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक उच्च कोटि के प्रशासक भी थे। उन्होंने केवल एक स्वतंत्र मराठा राज्य की ही स्थापना नहीं की अपितु उसे सुशासन भी प्रदान किया। उनकी शासन व्यवस्था सुसंगठित और सुव्यवस्थित थी। उन्होंने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी और सैनिक व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था संबंधी अनेक सुधार किए। शिवाजी एक प्रजा वत्सल शासक थे और अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। धर्म सहिष्णुता। शिवाजी का धार्मिक दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक था और उनमें धार्मिक सहिष्णुता कूट कूट कर भरी हुई थी। यद्यपि वे हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ समान व्यवहार करते थे। उन्होंने दूसरे धर्मों के लोगों पर कभी अत्याचार नहीं किए। उनके स्वराज्य के अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और सभी संप्रदायों के लोगों के साथ उदारता और सहिष्णुता का व्यवहार किया जाता था। शिवाजी का राज्य धर्मनिरपेक्ष था और सर जदुनाथ सरकार का कथन है कि वर्तमान काल में किसी अन्य हिंदू में शिवाजी जैसी निर्माण बुद्धि नहीं है। उन्होंने अपने उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू जाति राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, वह अपने राज्य की स्थापना कर सकती है और शत्रुओं को पराजित कर सकती है। निसंदेह शिवाजी केवल मराठा राष्ट्र के निर्माता ही नहीं थे अपितु मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी थे। ये
सर जदुनाथ सरकार उन्हें बताते हैं कि वे मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।